और आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर सीधी कार्रवाई करिए। आपको सीधे लोकसभा की तरफ रुख करते हैं। Concept of ahimsa, the fact that the trishul is placed behind the back and is not held in the hand. I spoke about the snake on Shivji's neck, and I also said how all religions in our country propose the idea of non-violence and can be encapsulated in the phrase "Daro mat, darao mat." And I also said that there is an idea beyond the personal, the idea of the Abhay Mudra, that transmits this notion of ahimsa and affection and fearlessness to everybody else. Speaker sir, as I said in my speech, there is an atmosphere of fear, डर का माहौल है हिंदुस्तान में, and that fear has pervaded every aspect of our country. My friends are smiling, but they are also scared. They are scared. Sir, मैं आ रहा हूँ sir. Budget है sir, budget पे ही बोल रहा हूँ sir. Sir, you see the problem is sir, in the BJP only one man is allowed to dream to be Prime Minister. If the Defense Minister decides he wants to be Prime Minister, there's a big problem, there is fear. So this fear has been spread throughout the country, and the question I was asking myself was, why is this fear spreading so deeply? Why is it that my friends in the BJP are terrified, the ministers are terrified, the farmers of India are terrified, workers, youngsters? And इसके बारे में मैंने सोचा, काफी सोचा, और एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं आज। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज, एक मिनट, प्लीज, नहीं सब बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए,
बेटे, माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। नो, आपने क्या आप उसकी पालना करना चाहते हो? आप देख रहे थे लोकसभा से सीधा प्रसारण। बजट पर चर्चा हो रही थी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। बात उन्होंने शुरू की चक्रव्यूह से, महाभारत का जिक्र किया, लेकिन पद्मव्यूह क्या होता है, चक्रव्यूह क्या होता है, शायद उसका अंतर समझा नहीं पाए। ये बात दूर तक जाएगी और शायद ये चर्चा और भी तल्ख होगी। लोकसभा में देखना होगा बजट पर ये जो चर्चा होती है, जिसका जवाब भी कल वित्त मंत्री को देना है और उस पर सभी की निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरी महत्वपूर्ण खबरों में आज भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में राजेंद्र नगर में हुई कोचिंग सेंटर की घटना पर चर्चा के दौरान दुख जताया, साथ ही दिल्ली सरकार को भी गैर जिम्मेदार ठहराया। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया, मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने घटना पर दुख जताया और कहा कि कोचिंग सेंटर आजकल एक व्यवसाय बनकर रह गए। I find that youth demographic dividend of the country has to be nurtured. I further find that coaching has become virtually commerce. Every time we read a newspaper, front 1 or 2 pages are by way of advertisements. In a country where opportunities are getting enlarged, this silo is turning out to be a problem. The honorable members have raised an issue. I deem it appropriate to have a short duration discussion or a calling attention, first under 176 or under Rule 180. For that, I will confer with the leaders of the parties immediately after after 0 hour begins in my chamber. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी घटना को बहुत ही चिंताजनक बताते हुए कहा कि इसको लेकर के सरकार सजग है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। This government is committed to total socio-psychological or mental protection of all kind of students, whether they are studying in a coaching center, whether they are studying in an institution, school education to higher education. Regarding guidelines, sir, the latest guideline regarding coaching centers, Government of India, in the month of January 2024, there is a exhaustive and detailed guideline to all the states, and lot of states have their own regulations also, like Rajasthan, Bihar, and some more states, Goa. They have their own guideline, own regulation to look into the matter. And regarding the protection, this is socio-psychological issue. We all have to take care. और एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे लोकसभा, जहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी बजट पर अपना पक्ष रख रहे हैं। तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी
और ये शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं, 10 साल में 70 बार हुआ है। तो सर तो पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है। 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन। राहुल गांधी अपने पक्ष रखते हुए शिक्षा पर जो खर्च की बात उन्होंने की, शायद नंबर्स जहां तक मुझे ध्यान आ रहे हैं वो शायद इसमें गलत साबित होंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर भी निगाह डालते हैं। लोकसभा में जो कोचिंग सेंटर का हादसा जो मामला है वो आज कुछ सदस्यों ने अपनी राय उस पर रखी। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस घटना को लेकर के दिल्ली सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने घटना के विस्तृत और निष्पक्ष जांच की मांग की। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी घटना को दुखद बताया। उन्होंने इस बारे में प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े किए। It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered, and the hopes of the family have been shattered, sir. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज से नई दिल्ली और एनसीआर में जनता को 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टमाटर बेचने वाली भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड एनसीसीएफ की वैन को हरी झंडी दिखाई। टमाटर की कीमतों को लेकर के एनसीसीएफ ने इस पहल की शुरुआत कर दी है। इस पहल का उद्देश्य है बाजार की कीमतों को स्थिर रखना और खुदरा कीमतों को कम करना। ये पहल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर शुरू की गई है। इस पहल के तहत लोगों को अब टमाटर बाजार कीमत से कम मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और आखिर नींद टूट गई है एमसीडी की। जी हां, 3 छात्रों की मौत के बाद आखिरकार दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में दिल्ली नगर निगम के 3 बुलडोजर आखिरकार पहुंचे। राजेंद्र नगर के आईएएस कोचिंग संस्थानों के अवैध अतिक्रमण अब
हटाए जाएंगे। दरअसल दिल्ली के IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की दुखद मौत हो गई थी और अब कई संस्थानों को सील किया गया है और अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है। दिल्ली कोचिंग सेंटर के दर्दनाक हादसे में दिल्ली नगर निगम को जवाब देना भारी पड़ रहा है। आक्रोशित छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन घटना से पहले सोया हुआ निगम अब घटना के बाद भी जागने को तैयार नहीं। घटना के तीसरे दिन दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबराय ने आपातकालीन बैठक बुलाई। 3 बजे MCD सिविक सेंटर में बैठक बुलाई गई। इसमें MCD कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जल बोर्ड और PWD के प्रिंसिपल सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। इस पूरे मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे। उपराज्यपाल ने यहां 3 छात्रों की मौत के विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की। इस दौरान गुस्साए छात्रों ने उपराज्यपाल के सामने अपने मुद्दे रखे। राज्यपाल ने मृतक छात्रों के परिजनों के लिए मुआवजा भी घोषित करने और समस्या का स्थायी समाधान निकालने की बात कही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत भाजपा नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। राजेंद्र नगर के बेसमेंट में बाढ़ के मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किए गए लोगों में बेसमेंट के मालिक और एक व्यक्ति शामिल है। इन गिरफ्तारियों के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए कुल लोगों की संख्या 7 पहुंच गई है। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में शामिल व्यापारियों ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम की अनदेखी और लापरवाही के चलते हर साल बारिश के दौरान बाजार में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे व्यापार में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। व्यापारियों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम के अधिकारियों ने समाधान का प्रयास ही नहीं किया। इसके चलते स्थानीय व्यापारियों को विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। हम कई सालों से दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से, जल बोर्ड के CEO से, मंत्रियों से सबसे मिले कि हमारे सदर बाजार में 9-9 फुट पानी भर जाता है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, इसकी भरपाई कैसे होगी। हमने इस बार भी सौरभ भारद्वाज जी को पिछले साल बुलाया हमने और उन्होंने कहा कि 9 करोड़ रुपए हमने दिल्ली जल बोर्ड को दिए ताकि सदर बाजार में पानी नहीं आएगा, लेकिन इस बार भी पानी भर गया। ना यहाँ पर सफाई होती, यहाँ पे गंदगी के ढेर होते हैं। आज आप देखिए, उनको मालूम है दोनों डिपार्टमेंट को कि सदर बाजार में पूरे हिंदुस्तान का मीडिया आज देखेगा कि व्यापारी अपने दर्द को कैसे रोता है, किस तरीके से बताता है, लेकिन आज भी इतनी गंदगी के ढेर हैं कि आप देखिएगा पूरे रोड पर कहीं सफाई नहीं हुई। सदर बाजार में आए दिन व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान होता है। आप देखिए किस प्रकार कूड़ा पड़ा हुआ है, दुकानों के अंदर पानी चला जाता है, कोई यहाँ सफाई का प्रबंध नहीं है, ना पानी की निकासी करने का कोई प्रबंध है। सिर्फ MCD और जल बोर्ड जो है पैसा वसूलने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पर उनका करोड़ों रुपए का टैक्स जाता है, सब कुछ जाता है, मगर व्यापारी को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। हमारे व्यापार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जो हम कभी नहीं करने देंगे। और यहाँ पर हम मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे और मेयर के निवास का भी व्यापारी घेराव करेंगे। व्यापारी अब चुप बैठने वाला नहीं है, व्यापारी बहुत सहन कर चुका है। अब हालत ये हो चुकी है, हमें सड़कों पे उतर के अगली बार ज्यादा बात होगी तो हम अपनी दुकानें बंद करके ये प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली सरकार के सारे डिपार्टमेंट, भले वो MCD हो, PWD हो, जल बोर्ड हो, सारे के सारे सो रहे हैं। जरा सी बारिश में 10-10 फुट 11-11 फुट
दुकानों में पानी भर जाता है, सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं। जैसे कल परसों राजेंद्र नगर में दुर्घटना हुई, 3 होनहार छात्रों की मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हो गई। आज सुबह अखबार में आया है कि 13 ऐसी बेसमेंट्स को सील कर दिया गया। मैं कहता हूं कि प्रशासन किसी दुर्घटना होने का इंतजार क्यों करता है? क्यों नहीं अपने कर्म को सुधारते? क्यों नहीं अपनी कार्यवाही समय से करते? और आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। यह आरोप पत्र हाई प्रोफाइल शराब मामले से संबंधित कथित अनियमितताओं में चल रही जांच का हिस्सा है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। अदालत ने अंतरिम जमानत के लिए केजरीवाल की याचिका के मुद्दे पर भी आदेश को सुरक्षित रख लिया है। उधर मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी सुनवाई 5 तारीख तक टल गई है। ईडी ने सिसोदिया की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए गुरुवार तक का समय मांगा। वहीं सीबीआई अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। एएसजी एसवी राजू ने याचिका का विरोध किया। राजू ने कहा कि जो बातें नई याचिका में कही गई हैं, उन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट पिछली याचिकाओं में सुन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पिछली याचिकाओं में फैसला आ चुका है तो सिसोदिया के वकील नई याचिका पर अपनी दलील दे सकते हैं। बिहार में पहले से मौजूद सभी छोटे बड़े पुलों और निर्माणाधीन पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। बिहार के रहने वाले वकील ब्रजेश सिंह ने यह याचिका दायर कर मांग की है बिहार में पहले से मौजूद और निर्माणाधीन पुलों की रियल टाइम निगरानी के लिए एक स्थायी नीति हो। इसके लिए कानून बनाकर एक स्थायी संगठन भी बनाया जाए। याचिका में सीवान, मधुबनी, किशनगंज और अरेरिया की घटनाओं का जिक्र किया गया। याचिकाकर्ता ने NHAI और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पुल के बारे में सरकार से जवाब मांगा है, बिहार सरकार पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने सारे पुलों के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी बिहार के जर्जर पुल हैं उन पर चिन्हित कर करके और कार्रवाई किया जाए। इसलिए कोर्ट के चिंता को बिहार सरकार पहले ही से दुरुस्त करने में लग गई है और बहुत जल्द कोर्ट में इसका जो जवाब मांगा है उसका जवाब भी सरकार दे देगी। महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ पाला बदलने वाले एनसीपी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस जारी किया है। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को यह नोटिस जारी किया। हालांकि चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी मानते हुए घड़ी चुनाव चिन्ह अजीत पवार गुट को ही सौंपा था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अब बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को राहत देते हुए कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने विस्तृत कारण बताते हुए आदेश दिया था, इसमें दखल की कोई जरूरत नहीं। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह कहा कि हाई कोर्ट ने सोरेन को जमानत देते समय जो टिप्पणियां की हैं, निचली अदालत उनसे प्रभावित हुए बिना सुनवाई जारी रखे। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 जून को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। जापान में चल रही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत की क्वाड बैठक संपन्न हो गई है। बैठक के बाद चारों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है। चीन को कड़ा संदेश देते हुए संयुक्त बयान में कहा गया, वैश्विक भलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, साझा चुनौतियों पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। भारत प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे के अन्य देशों के साथ स्थिरता और समृद्धि के लिए अपने संबंधित दृष्टिकोण और क्षेत्र के लिए ठोस लाभ प्रदान करने के लिए क्वाड के लिए अपनी योजनाओं को प्रस्तुत किया। पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है। किसी भी एक तरफा कार्रवाई जो बलपूर्वक या जबरदस्ती यथास्थिति को बदलने की कोशिश करती है, उसके प्रति अपना कड़ा विरोध दोहराते हैं।
दक्षिण चीन सागर में ज़बरदस्ती और डराने वाले युद्धाभ्यास के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करना जारी रखते हैं। हम तटरक्षक और समुद्री सैन्य जहाज़ों के खतरनाक उपयोग, विभिन्न प्रकार के खतरनाक युद्धाभ्यासों के बढ़ते उपयोग और अन्य देशों की अपतटीय संसाधन शोधन, शोषण गतिविधियों को बाधित करने के प्रयासों के बारे में भी अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।